और आज की बहस के उस सवाल पर एक बार नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस की यही विरासत, आतंकवाद पर फिर वही सियासत। सांसद आतंकियों को बताया एक, जयराम के इरादे नहीं ने। कांग्रेस की यही है रणनीति, आतंकवाद पर तुष्टीकरण की नीति। आतंक का नहीं होता कोई धर्म, चुनाव के लिए किया माहौल गर्म। इन्हीं सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में आलोक वत्स, नेता बीजेपी, इसके अलावा अखिलेश कटियार, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अजय वर्मा, नेता कांग्रेस, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल आलोक वत्स जी आपसे, चूंकि रमेश का जो बयान है वो आपने भी सुना होगा, किस तरह से वो सांसदों की तुलना आतंकवादियों से कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि जिस तरह से हमारे सांसद, हमारा प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में घूम रहा है, वैसे ही पहलगाम हमले के आतंकवादी भी घूम रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? इतने बड़े नेता के ऊपर मैं क्या टिप्पणी करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनके भी सांसद गए हैं, क्या वो भी आतंकवादी हैं? पहला प्रश्न तो उनसे ये पूछना पड़ेगा। और जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कई लोग तो उसमें 2 बार 3 बार के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, 4 बार के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इसका मतलब लोकतंत्र में उनको विश्वास नहीं है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को आप आतंकवादी से तुलना कर रहे हैं। मैं समझता हूं ही नीड्स टू सी ए डॉक्टर। उनको किसी डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। वो भी एक मजे हुए राजनीतिक है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन उम्र आते आते कभी कभी आदमी डिरेल हो जाता है। मुझे लगता है वो मेंटली डिरेल हो गए। कोई भी बैलेंस, संतुलित व्यक्ति, चाहे किसी भी पार्टी का, इस तरीके का बयान नहीं दे सकता है। आतंकवाद का न कोई जात होता है, न वो लोकतंत्र में विश्वास करता है, न वो धर्म में विश्वास करता है। उसका काम है मर्डर, हत्या, लूट, बलात्कार, और उसी में लिप्त रहता है वो पूरी जिंदगी। चाहे जिन कारणों से वो आतंकवादी बना हो या किसी ने बना दिया हो, उसको मेंटली डिरेल करके या उसका मानसिक स्तर धर्म की तरफ मोड़ करके। मैं तो हतप्रभ हूं। जयराम जी को मैं काफी सम्मान से देखता था। ठीक है, ऑपोजिशन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑपोजिशन में भी एक से एक लोग हैं। हमारी उनसे राजनीतिक मतभिन्नता हो सकती है, और उनके विद्वता पर या उनके कार्य क्षमता पर या कार्य कुशलता पर हम उंगली नहीं उठा सकते। नहीं आलोक जी, कांग्रेस के कुछ नेताओं का भी बयान आया, उनके बयान के बाद। लोकतंत्र, एक मिनट, लास्ट लाइन। लोकतंत्र में जितना मजबूती सरकार में होनी चाहिए, उतनी ही मजबूती ऑपोजिशन में होनी चाहिए, तब लोकतंत्र बैलेंस चलता है। उनका काम है सरकार को हर मुद्दे पर एक्सपोज, प्रपोज एंड देन डिपोज। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं आप? कहां कांग्रेस को ले जाना चाहते हैं उनके नेता? कितनी गिरावट आ चुकी है। 80 बार हार चुके हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव, और इस तरीके के बयान से पार्टी को कोई फायदा होगा, कोई वोट बैंक बढ़ेगा? मैं कतई नहीं इस बात को समझ सकता। कोई नहीं समझेगा। जयराम रमेश का जब ये बयान सामने आया आलोक जी, उसके बाद कुछ और कांग्रेसी नेताओं का बयान आया। उनकी तरफ से ये सफाई दी गई कि आपने, जब पूरा देश एकजुट था, पाकिस्तान पर जो कार्रवाई करनी चाहिए थी उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। आपने आतंकी अड्डों को तो तबाह किया पाकिस्तान में जो थे, लेकिन जो आतंकवादी पहलगाम की घटना में शामिल थे वो कहां हैं? उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो आतंकवादी क्यों नहीं मारे गए? देखिए, ये स्वर उठना स्वाभाविक है। मैं भी चाहता था कि आतंकवादी मार दिए जाए। क्या आप समझते हैं कि भारत सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनको ढूंढने की कवायद नहीं कर रही? लेकिन कांग्रेस के रेजिम में भी दाऊद इब्राहिम था।
क्या ले आए थे उसको ये? ठीक है, अखिलेश कटियार भी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अखिलेश जी, रमेश का आपने भी बयान सुना होगा, किस तरह से उन्होंने सांसदों की तुलना, जो प्रतिनिधिमंडल विदेश के दौरे पर गया है, जो आतंकवादी घटना हुई थी पहलगाम में, और उसके बाद जो भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई, उसके बारे में तमाम प्रतिनिधिमंडल के सांसद अलग अलग देशों में जाकर भारत का पक्ष रख रहे हैं। अब इसको लेकर जयराम रमेश का कहना है कि इस प्रतिनिधिमंडल की विदेश दौरे से भारत को क्या हासिल हो रहा है, और इसी दौरान उन्होंने एक तुलना भी कर डाली कि जो सांसद हैं प्रतिनिधिमंडल की वो भी खुले में घूम रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान पहलगाम में आतंकी हमला किया था वो भी खुलेआम घूम रहे हैं। नहीं, ये जो अभी वक्त साहब बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इतनी बार चुनाव हारी, कांग्रेस अब इस घटना का कांग्रेस के चुनाव हारने से क्या संबंध? सफलता असफलता पे सवाल कर नजर क्यों डाल ले भाई? वो कांग्रेस का मामला है। आप देश का मामला देखने के लिए बिठाए, वो देश का मामला देखो। जो जिम्मेदारी है जनता को जवाब देने की, उस पर जवाब दो। जिन मुद्दों पे आपको देश को सुरक्षित रखना है, जहां पे देश की रणनीति सही बनानी है, कूटनीति सही बनानी है, विदेश नीति सही बनानी है, वो आपसे काम नहीं होता है। उसके एवज में आप कांग्रेस की हार जीत पर सवाल कर रहे हो। ये कैसी बात है? आज सीडीएस चौहान साहब जो बयान दे रहे हैं इस धरती से बाहर जाके, अगर ये बात इस देश की जनता को सुनने को मिल रही है कि शुरुआती दिनों में कुछ चूक हुई, वो क्या देश जानना चाहता है इस बात को भी? आखिर सरकार क्यों नहीं बताती है? जो देश के अंदर जो हुई मामला है, अगर आप उस पर सवाल करते हैं तो आप कह देते कि ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा है। लेकिन ये बात जब बाहर की तरह से कहीं कहीं से इस देश की जनता को जानकारी मिलती है, तो निश्चित तौर पे ये सवाल तो उठता है ना, ताकि सरकार खुद क्यों नहीं बताती ये सब बातें? आलोक जी जवाब। आलोक जी, आप तक आवाज पहुंच रही? चलिए, आलोक जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। अखिलेश, जैसे कि माहौल बना था जिस तरह से पूरे देश भर में पाकिस्तान पर कार्रवाई को लेकर पूरा विपक्ष भी एकजुट था, पाकिस्तान पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन समय समय पर विपक्ष की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए उसको लेकर जो सवाल किए जाते हैं, इससे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसमें भी विपक्ष की तरफ से तमाम सारे सबूत मांगे गए थे कि कौन सी कार्रवाई पाकिस्तान पर हुई है, पाकिस्तान पर जो कार्रवाई हुई उसके सबूत सेना रखी, सेना पर भी सवाल उठाए गए थे। लेकिन इस तरह से सवाल उठाना कहां तक जायज है? इस सेना पे सवाल अपोजिशन ने नहीं उठाए कभी। सेना पे सवाल, सेना का मनोबल, सेना के अधिकारियों के खिलाफ ट्रोलिंग, उन्हें इंसल्ट करना, आतंकवादियों की बहन बताना, सेना को प्रधानमंत्री के पैर के नतमस्तक बताना, क्या ये अपोजिशन ने बताई है? आप बताइए, क्या ये अपोजिशन का है? अपोजिशन के किस नेता ने कहा कि कर्नल सोफिया आतंकवादी की बहन है? किस नेता ने कहा अपोजिशन की पैर के जो घुटनों में बैठी है, पैर के बराबर बैठी है सेना के एक सिपाही? तो ये तो कम से कम आप आरोप मत लगाएं। नहीं, जयराम रमेश की तरफ से जो बयान आया वो सही बयान है। ये बताइए, इन बयानों पे आपकी क्या राय है? इन बयानों पे चर्चा करिए पहले। इन सब बयानों को जो देश की अखंडता पे सवाल उठाते हो, उन सभी बयानों का मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं। आप इस बयान पे बोलिएगा, इसमें बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी आलोक जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल करेंगे। की बात पे आप सवाल करने लगेंगे। आलोक जी जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल करेंगे। जब ये बयान सामने आया था, आलोक जी से भी सवाल किया था मैंने, बीजेपी से भी सवाल किया था। ये चाहता हूं कि कोई एक बड़ा डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह देता है कि सेना प्रधानमंत्री के पैरों में नतमस्तक है, उसमें सो कम होगा। कर्नल सोफिया आतंकवादी की बहन है, उसमें सो कम होगा। अगर जयराम रमेश साहब के बयान पे हम बहस कर सकते हैं, तो 4 दिन बहस इन बयानों पे भी होनी चाहिए। आज तक बीजेपी ने किसी बड़े नेता ने इसमें बयान नहीं दिया, इनको जेल के पीछे नहीं डाला गया। तो ये गलत बात नहीं है क्या? इस बात को आप नहीं मानते गलत है ये? लेकिन विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए अगर देश की सुरक्षा पर कोई सवाल खड़े करता है, तो विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए? इस तरह ये जो तुलना जयराम रमेश की तरफ से की गई है वो छोड़ दीजिए, वो अभी आलोक जी जुड़ेंगे, उन पर हम उस पर सवाल करेंगे। लेकिन जो आज जयराम रमेश की तरफ से बयान आया है, एक इंटरव्यू में उन्होंने जो बयान दिया है,
उस बयान को किस तरह से देखते हैं? जायज बयान है वो? तुलना करना सही है वो? नहीं, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो सीडीएस साहब का बयान है, जो उन्हें इस देश से बाहर जो बयान उन्होंने दिया और शुरुआत की घटनाओं पे उन्होंने कहा, ये जानकारी इस देश की जनता को विदेशी धरती से मिलनी चाहिए या भारत की सरकार को बताना चाहिए था? ये बात इस देश की जनता को जो जानकारी मिल रही है, ये कहां से मिलनी चाहिए थी? आपको इस देश की सरकार की जिम्मेदारी थी बताने की या नहीं? और अगर आज विपक्ष अपोजिशन के लोग जो जनता के सवाल हैं, उन सवालों को अगर हम भाजपा से कर दें तो आप हमको कहते हैं कि चुनाव नहीं जीतते जी, चुनाव हार जाते हैं। जब आपकी जिम्मेदारी की बात आती है तो हम चुनाव हार जाते हैं। आप अपनी चुनावी जीत के घोड़े पे सवार होके क्या सारी जिम्मेदारियों से तीसरी कर लेंगे आप? ये मेरा सवाल है। नहीं, विपक्ष की तरफ से समय समय पर जिस तरह से पाकिस्तान, विपक्ष चाहता था, देश भी चाहता था कि पाकिस्तान पर एक कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता है। युद्ध से देश की बर्बादी होती है, जीडीपी की बर्बादी होती है। जो कार्रवाई पाकिस्तान पर की गई वो ठीक थी। युद्ध कोई नहीं चाहता, लेकिन किसी देश की छाती पे आप घुस के 26 देश के नागरिकों की आप हत्या करके चले जाएंगे तो क्या हमने चूड़ी पहन रखी है? जब आप नहीं देंगे, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस परिस्थिति में इस देश के साथ पूरे दुनिया के देशों का जो हाल था, उससे ये साफ हो गया कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह असफल हो गई। चीन भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है, बांग्लादेश भी उनकी भाषा बोल रहा है, नेपाल उनकी भाषा बोल रहा है, श्रीलंका ने पोर्ट उनको दे रखे हैं, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री और भारत के विदेश मंत्री बात कर रहे हैं। और उस समय जब युद्ध की बात चल रही थी, उस समय जब देश में तनाव था, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पाकिस्तान को पैसा दिया जा रहा है, हम रोक भी नहीं पा रहे। हम जिन मुद्दों का अंतरराष्ट्रीयकरण करने से रोकते रहे, उन मुद्दों पे अमेरिका के राष्ट्रपति आके सीज फायर का ऐलान करते हैं और हमारे किसी नेता से एक जुबान नहीं निकलती। क्या ये अपमान नहीं है इसका? ठीक है, अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अजय जी, जिस तरह से जयराम रमेश का बयान सामने आया, क्या मंशा थी उस बयान के पीछे की? आप ही थोड़ा बेहतर तरीके से समझाइए, क्योंकि अलग अलग बयानों के मायने भी निकाले जा रहे, लेकिन जो प्रतिनिधि मंडल विदेश के दौरे पर गया, उनकी तुलना आतंकियों से करना कहां तक जायज है, कहां तक ठीक है? उनकी तुलना आतंकियों से, ये क्यों आप गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं? कोई इनकी आतंकियों से तुलना नहीं कर रहा। नहीं, हम राष्ट्रभक्त आदमी हैं। उनका जो बयान आया है उसमें वो कहते नजर आ रही हैं कि जो प्रतिनिधि मंडल है, जो सांसद हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं, और जिन्होंने पहलगाम की आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था, वो आतंकवादी भी खुले में घूम रहे हैं। नहीं तो तुलनात्मक अध्ययन कहाँ हुआ है? तो अपने देश के बीजेपी इसी को लेकर हमलावर है ना, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये भयानक तुलनात्मक। बीजेपी के लोग तो इस देश के 75 करोड़ महिलाओं को अपमान कर रहे हैं, सिंदूर का सौदा कर लिया, और महिलाएं जूते और चप्पल ले लेकर ढूंढ रहे हैं भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री जी को कि ये बताइए, ये सिंदूर पति का लगाया जाता है, आप द्वारा भेजा लगाया जाएगा? अरे आप अपनी मैडम को सिंदूर बेच के उन्हें बुला लीजिए, पूरा देश पूछ रहा है। हम तो बड़ा सम्मान करते हैं देश के प्रधानमंत्री का, बड़ा मान करते हैं, लेकिन जिस वक्त वो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखने के बाद ये सोची समझी रणनीति प्लानिंग के तहत करा गया है काम, वो आतंकवादी कहां से आए? 200 किलोमीटर बॉर्डर से 4 खूंखार आतंकवादी, जिन्होंने हमारी बहनों का 28 सिंदूरों को उजाड़ दिया, और आज तक उनका पता नहीं चला कि वो कैसे अंदर घुसे, कैसे मारा, 1.5 घंटे में पुलिस ना जवान, और कहां चले गए हैं। तो सरकार जवाब दे कि आखिर ये हो क्या रहा है। दूसरा, सिंदूर के नाम पर दूसरे दिन प्रधानमंत्री ठट्टा मार के हंस रहे थे बिहार में नीतीश कुमार के साथ। इनमें अगर मानवीय संवेदनाएं होती तो सारे प्रोग्राम रद्द होते थे, लेकिन चुनाव इनका पहला। उसके बाद कभी बंगाल जा रहे हैं सिंदूर ऑपरेशन की अपने फोटो छपवाने, कभी बिहार जा रहे हैं, आज भोपाल जा रहे हैं, फिर कानपुर पहुंच गए हैं। पूरे देश में मैं पेट्रोल पंपों पे दिल्ली में देख रहा था कि आर्मी की ड्रेस में प्रधानमंत्री जी खड़े। अरे भाई, आर्मी के लोगों के फोटो छपवाइए, गवर्नर सेना के जनरलों के फोटो छपवाइए। सेना लड़ने गई थी, प्रधानमंत्री जी लड़ने नहीं गए थे।
और वो तो बिरयानी खाने पाकिस्तान गए थे, उनके तो वो फोटो छपने चाहिए थे, हैं? और ये दूसरों ने सवाल उठाते हैं, सिंदूर का सौदा करने चले गए ट्रंप के कहने से, कि ट्रंप की भर्त्सना नहीं की इन्होंने। 11 बार ट्रंप ने 11वीं बार आज बोला है। उसने कहा है ट्रंप साहब ने कि भारत और पाकिस्तान दोनों महाशक्तियां हैं। मैं निंदा करता हूं, कितनी शर्मनाक बयान है ट्रंप साहब का, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता, इनके नेता, इनके आईटी सेल और प्रधानमंत्री के मुंह में क्या दही जमी हुई है कि ट्रंप के इस बयान की भर्त्सना नहीं करी है। कहा नहीं कि पाकिस्तान आतंकिस्तान है, वो महाशक्ति नहीं है। महाशक्ति है तो भारत है, महाशक्ति है तो अमेरिका है। और सुन लीजिए, विदेशी नीति की आप बात करते हैं, विदेशी नीति इनकी अच्छी है। अजरबैजान, तुर्की, चाइना और कई कंट्री तो खुल के चीन के साथ, ये इनके पाकिस्तान के साथ, लेकिन हमारे साथ कोई एक कंट्री नहीं बोल रहा। आखिर ये सौदा क्यों हो रहा है सिंदूर का? सिंदूर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? रेलवे के टिकटों के ऊपर नीचे लिखवा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर, अपना फोटो छपवा रहे हैं। ऐसी छपास तो संसार के 194 कंट्री में छोटे से छोटे सुगरुलियो और श्रीलंका और नेपाल इन जैसे देश के प्रधानमंत्री भी नहीं करते, जो काम हमारे देश के विश्व मानव, महामानव कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं? जवाब ले लेते हैं आलोक जी। पूरा देश नहीं, पूरा देश इन्हें जानता है कि भाई ये विश्व मानव है, महामानव है, फिर फोटो छपास बड़ा ही शर्मनाक। और मैं निंदा करता हूं सिंदूर के नाम पे महिलाओं को साथ जो बेइज्जत करा जा रहा है देश के 75 करोड़ महिलाओं को, और उसको सिंदूर भेजने का काम कर रहा है। सनातन का अपमान है, भारतीय नारी का अपमान है, और पाकिस्तान इनका एजेंडा है, पाकिस्तान इनका प्रोपोगंडा है, पाकिस्तान का जनरल असीम मुनीर इनका पोस्टर वो है, इनका भाजपा का आईटी सेल का। और बिना पाकिस्तान की इनकी रोटी हजम नहीं होती, बिना पाकिस्तान की इनकी पॉलिटिक्स नहीं चलती। ठीक है आलोक भाई, निंदा करता हूं। और ये आलोक भाई जी जवाब। देखिए, अजय वर्मा जी बहुत प्रखर और विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन आज उनकी जुबान फिसल गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि देश की महिलाएं जूते चप्पल लेके उनको ढूंढ रही है। मैं उनके इस बयान से बिल्कुल अलग करता हूं और इसकी भर्त्सना करता हूं। ऐसा शब्द उन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं बोलना चाहिए था। अब रही बात वीडियो भेज दूंगा सर आपको, अब इनके जो नेता, वीडियो भेज रहा हूं, उसे चलवा दीजिए। ठीक है, मैं नहीं कह रहा जो नेता, ठीक है अजय जी, वीडियो में सर, उस वीडियो में देश की महिलाएं कह रही हैं, वो वीडियो भेज रहा हूं, उसे चलवाना अपने चैनल पर, या मैं सुनवा रहा हूं। ठीक है, आप वीडियो भेजिए तो न्यूज नेशन वाले को भेजिए, मुझे भेज के क्या कीजिएगा? मैं किस टेलीविजन पे चलाऊंगा? भर्त्सना तो आप कर रहे हैं ना, आप चलवाइए उस वीडियो को, मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं अभी। आपको ऐसी सेंटेंस नहीं बोलनी चाहिए थे। मेरा ये कहना है कि देश का प्रधानमंत्री चुना हुआ प्रधानमंत्री है, लोकतंत्र में चुने हुए लोगों की ही बात चलती है, और उनके लिए इस तरीके की शर्मनाक बात नहीं कहनी चाहिए। चलिए ठीक है आलोक जी, अपनी बात पूरी करिए। एस जयराम है, जब आदमी के खून में सिंदूर होता है तो ऐसा चेहरा हो जाता है। आदमी के खून में सिंदूर होने से ऐसा चेहरा हो जाता है। बोल लेने दीजिए। ठीक है अजय जी, जवाब ले लीजिए। अजय भाई जरा मुझे भी बोल लेने दीजिए। ठीक है आलोक जी अपनी बात पूरी करिए आप। मेरा ये कहना है कि आदरणीय रमेश जयराम की मैं भी बहुत इज्जत करता हूँ, एक प्रखर और पुराने नेता हैं, लेकिन इस तरीके का कंपैरिजन करना, मैं समझता हूँ कि अब उनका एज फैक्टर हावी हो गया है। उनको किसी निकट के डॉक्टर से एक बार अपने मानसिक संतुलन के बारे में सलाह ले लेनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति चुने हुए सांसदों को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार के चुने हुए सांसदों को इस तरीके की बात कहके कि वो आतंकवादी की तरह वो भी खुले घूम रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये मैं समझता हूँ बहुत ही शर्मनाक बयान है और निंदनीय बयान है। देश के लोगों के जहन में ये बात अच्छी तरह से नहीं जाएगी, वो इसकी सारा देश इसकी भर्त्सना करेगा। ठीक है। और रही बात कि आतंकवादी नहीं मिले हैं, हम लगातार उन्हें ढूंढ रहे हैं। कभी कभी इनके समय में भी दाऊद इब्राहिम था, कहाँ ले आए उसको? ये कोई इस तरीके की वारदात हो जाती है, इस तरीके के बिल में छिप जाते हैं, इस तरीके के प्रोटेक्शन में छिप जाते हैं कि उनको ढूंढना थोड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है। हमने ये कवायद छोड़ी नहीं है, देर सवेर उनको हम ढूंढ के मार गिराएंगे। रही बात कि पूरा विश्व नहीं साथ दे रहा था पाकिस्तान का, सिर्फ अमेरिका, अजरबैजान, तुर्की, बस, इसके अलावा कोई देश चाइना भी साथ दे रहा था पाकिस्तान का। चाइना भी
तो उसके भारत के अलावा साथ कोई कौन नहीं खड़ा था, यही तो सवाल है अजय जी का और अखिलेश जी का। भारत के साथ में कौन खड़ा था? भारत की विदेश नीति कितनी सफल जो थी? भी लोग पाकिस्तान की भर्त्सना, पाकिस्तान की गुणगान नहीं कर रहे थे, वो सारे भारत के साथ खड़े थे। और अब किस तरीके से थे डेलीगेशन 35-37 राज्यों में 35-37 देश में जा रहा है, वहां पर जिस तरीके का हमारा स्वागत हो रहा है, जिस तरीके से उनसे बातें हो रही हैं, जिस तरीके से उनसे संवाद हो रहा है, सभी एक स्वर में कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ आपकी लड़ाई जायज है। इस लड़ाई में हमारा समर्थन है, चाहे मौन समर्थन हो चाहे मुखर समर्थन हो। लेकिन किसी भी देश ने हमारे लोगों को, हमारे डेलीगेशन को अनादर नहीं किया है। ये पूरा विश्व देख रहा है। नहीं, यही तो अजय जी, आलोक जी, यही तो सवाल है कि आखिर विदेशों में डेलीगेशन भेजने की जरूरत क्या पड़ गई? क्या भारत अपना संदेश अपने घर से नहीं दे सकता? जिस तरह से खुला समर्थन पाकिस्तान का चाइना कर रहा था, टर्की उसे हथियार सप्लाई कर रहा था, अजरबैजान उसके साथ में खड़ा हुआ था, भारत के साथ में कितने देश इतना खुला समर्थन कर रहे थे? जरा एक नाम भी बता दीजिए कौन सा देश था। और फिर मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारी तो 194 कंट्रियों में हमारे राजदूत हैं, उन तक एक मैसेज भेज देते, जनता का अरबों रुपया टैक्स का बचता। और सुन लीजिए, लेकिन ये जो जनसभाएं रैली हो रही है, पाकिस्तान लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के ऊपर इतना पैसा खर्च नहीं हो जितना मोदी जी की रैली भोपाल में, कानपुर में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, इन सब जगह इन पे जो खर्च हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, जनता के टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है। और सिंदूर के सेना को भी ये पॉलिटिसाइज करके बेइज्जती करने का काम सरकार और इनके संगठन कर रहे हैं। सेना को भी पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। आलोक जी, आप तो काबिल पत्रकार भी हैं और आप प्रवक्ता हैं, जवाब दीजिए। आलोक जी, देखिए एक चीज मैं बता दूं, ये पहला प्रधानमंत्री है आजादी के बाद जिनकी कनेक्टिविटी देश के आम आवाम से 1 to 1 के जैसा है। और ऑपरेशन सिंदूर पे पूरा देश साथ खड़ा था। उसके बाद वहां के लोगों को जाके बताना कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने उनके अचूक ठिकाने ध्वस्त किए, हमने पाकिस्तान के एयरपोर्ट ध्वस्त किए, हमने उनके 100 आतंकवादी मार दिया है, ये लोगों में उत्साह पैदा करता है। आज जो भीड़ वहां उमड़ रही है, वो तो स्वतः आ रही है ना, लाखों लाख की संख्या में लोग आ रहे हैं प्रधानमंत्री की बात को सुनने। तो देश को एकजुट रखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमने देश को बांटने का काम नहीं किया है, हमने देश की एकजुटता को आगे बढ़ावा देने का काम किया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री 2014 से 18 घंटे निरंतर बगैर एक दिन का विश्राम लिए लगातार जनता की सेवा में चले आ रहे हैं। सही में वो महामानव हैं। इस तरीके का कोई व्यक्ति इतना मेहनत नहीं कर सकता है लगातार। नहीं, एक सवाल का बच्चा और जवाब देते जाएं, एक सवाल का और जवाब देते जाएं साथ में। नॉन बायोलॉजिकल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो वर्मा जी ने पूछा, दौड़ रहा है, इस तरीके का भाषा आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए अगर आप प्रयोग करेंगे आज तक तो ये आपकी समझ 194 कंट्री और भारत में आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने, या आप प्रधानमंत्री को नॉन बायोलॉजिकल कहेंगे, ये देश के लोग नहीं शायद और बदतर स्थिति हो जाएगी आपकी पार्टी की। चलिए ठीक है, लास्ट मिनट है। अखिलेश जी अपनी बात रखिए, लास्ट नहीं है भैया। ये कहना चाहता हूँ, तो पहले मैंने सोचा था कि पहले मेरी माता ने मुझे जन्म दिया है, लेकिन जब नड्डा जी कहते हैं कि मोदी जी देवताओं के राजा है, जब और सारे बीजेपी के लोग कहते हैं ठीक है अजय जी, अखिलेश जी को समय नहीं दिया। अखिलेश, नॉन बायोलॉजिकल, अखिलेश जी अपनी बात रखिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, वक्ता भी बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जो अपनी फौजी ड्रेस में फोटो छाप के और हर पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन, रेलवे के टिकट चारों तरफ लगा रहे हैं, तो जो जवान सेना के शहीद हुए हैं, आप उनकी फोटो लगाते तो उनका सम्मान बढ़ता। शहीद जवानों का अपमान नहीं कर रहे हैं। देखिए अखिलेश जी, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2014 से होली और दिवाली सिर्फ और सिर्फ जवानों के साथ बिताया है। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ सिर्फ उसके जवाब ड्रेस पहन के फोटो क्यों खींच रहे हैं? आर्मी की ड्रेस पहन के जो फौजियों का, जो हमारी देश के फौजियों का जो त्याग है, जो बलिदान है, जो उन्होंने जीवन दिया, उनकी जगह आप अपनी फोटो लगा के क्यों घूम रहे हो? आप एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। आपने कह दिया तो मैं सुन रहा था ना। ठीक है, रेलवे टिकट पे
एक रेलवे टिकट पे क्या 50 आदमी की फोटो छप सकती है? और एक पुरानी कहावत है। अरे फोटो ही क्यों छिप रही है भैया? अरे एक मिनट, सिंदूर क्यों लिखा जा रहा है? प्रधानमंत्री सिंदूर क्यों लिखा जा रहा है? चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज स्टेट से जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से जयराम रमेश का बयान सामने आया, उसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी जयराम रमेश को लेकर हमलावर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तुलना भयानक तुलना है। दो टूक में फिलहाल इतना ही, रुकने छोटे से ब्रेक। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।